नमस्कार। अज़हर इनायती साहब फरमाते हैं कि अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। हम दूसरों के अंदर लाख खामियां निकाल देते हैं, सही गलत बता देते हैं, ये सही किया, ये गलत किया, लेकिन बात जब खुद की आती है तो हम बड़े उलझ से जाते हैं। हम फिर सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए पहुंच जाते हैं दूसरों के पास में। तो ये जो माइंड की जो क्लैरिटी है, ये जब खुद के जीवन में समस्याएं आती तब कहाँ चली जाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न हो जाता है, जो कि हमें इस बात को जानने के लिए प्रेरित करता है कि आखिर ऐसा क्या होता है, किस इल्यूजन में हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते हैं। क्योंकि निर्णय लेना, सही लेना और सही समय पर लेना, ये तीनों बात बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो भी मुश्किल है, सही नहीं लेंगे तो भी मुश्किल है और सही समय पर नहीं लेंगे तो भी मुश्किल है। तो इन मुश्किलों को कैसे हल किया जा सकता है, आज इसी का जवाब जानने के लिए हम ये अंक लेकर आए हैं और इसमें हम रूबरू करवाएंगे हमारे अतिथियों से, जिनके अनुभवों के प्रकाश में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप अपने आप को सही निर्णयों की तरफ कैसे लेकर कैसे जा सकते हैं और कैसे एक खुशगवार चेहरा, खुशगवार सफलता हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आप अतिथियों के हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ी हुई प्रीति राजेंद्रन जी, जो कि एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। प्रीति जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जी, और हमारे साथ जुड़ी हुई संजुक्ता जी, संजुक्ता खान जी, जो कि आईसीएफ एक्रीडेटेड कोच हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं और ऑथर हैं द आर्ट ऑफ फॉलिंग फॉरवर्ड की। संजुक्ता जी, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ी हुई जया भटेजा जी, जो फाउंडर हैं अभ्युदय ग्लोबल कोच सर्किल की और एग्जीक्यूटिव कोच हैं, एक्सप्लोर्स लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन माइंडसेट एंड द मेंटल क्लैरिटी की। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जया जी आपका। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल मैं प्रीति जी से लेना चाहूँ। प्रीति जी, जब हम लोग बात करते हैं जीवन को बदल देने की, कि अब हम लोग बदल देंगे, हमारी जो माइंड की जो क्लैरिटी है उसकी, तो इसके लिए कौन-सा कदम सबसे पहले उठाया जाना चाहिए कि जब हमें लगे कि अब हम लोग अपने जीवन को बदल देंगे, लाइफ को चेंज कर देंगे और जो एक मेंटल क्लैरिटी होती है, उसको हासिल कर सकते हैं। पहले कौन से स्टेप्स हमें लेनी चाहिए? पहला स्टेप इसका मतलब है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ट्रू इनर सेल्फ। आप कौन हैं? वो पहला लाइक यू शुड नो हू यू आर and you should be able to accept you who you are first. And then once you are aware of your behaviors and patterns, okay, is what kind of my reaction, my emotions, how do I handle it? Is like all those things, once you're aware of it, then you need to take a decision whether you are committed to work on yourself. This question you really need to ask yourself. क्या आप बदलाव लाने के लिए कमिटेड हो? आप खुद को बेस्ट वर्जन बनाना है। अगर बेस्ट वर्जन बनाना है, आर यू इंटरेस्टेड और आर यू कमिटेड? So this is the question we need to ask first, because only if we are ready and if we are open to learning, we will work on ourselves, right? हम्म। जी, Yeah, so बड़ी that बात was है कि कदम तो जीवन में सारे ही सही हैं, लेकिन कौन-सा कदम किस व्यक्ति द्वारा उठाया जाएगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये कहना है प्रीति जी का कि गलत कुछ भी नहीं है, जो भी कदम उठाया जाता है, सब ये कोई सख्त भी हो सकता है, कोई नरम भी हो सकता है, लेकिन ज़मीन देखनी है, धरातल देखना है कि आखिर यहाँ पर पाँव किस तरह से रखना, कदम रखना कौन-सा है। और मैं एक बार हमारे साथ जुड़ी हुई जया जी की तरफ रुख करता हूँ। जया जी, जो मेंटल क्लैरिटी की हम लोग जो बात करते हैं, अगर वो हमारे पास में हो, तो हमारी जो डिसीज़न मेकिंग है, उसको किस तरह से प्रभावित करती है? और ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन जब हम लोग करते हैं लास्ट में, हाँ, मैंने अच्छा किया, हाँ, मुझसे गलत हुआ वाली सी बात है, उसको कैसे प्रभावित करती है? जय जी। हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है लाइफ में, वो हमेशा एक कंपैरिजन के साथ होता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि मैं क्या कर सकता था या क्या कर सकती थी या मेरे पास क्या रिसोर्सेज थे। हम हमेशा कंपेयर करते हैं, राइट? तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो एक हमेशा एक कंपैरिजन होता है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं ये कर सकती थी या कर सकता था और मैंने वो किया, तो सेटिस्फैक्शन आ गया। अगर मैंने वो नहीं किया तो सेटिस्फैक्शन नहीं आया। तो वहीं पे क्लैरिटी की बात आती है कि अगर मुझे ये अवेयरनेस हो और मैं प्रोएक्टिवली अपने गोल्स बनाकर उसके ऊपर काम करती रहूं,
तो मुझे पता है कि मैंने अपने पोटेंशियल यूज कर लिया, तो सेटिस्फैक्शन आ गया, राइट। और अगर सेटिस्फैक्शन नहीं आया, इसका मतलब मैंने अपने रिसोर्स, एक हमेशा पछतावा रहता है कि जो मेरे पास था या जो मैं कर सकती थी वो मैंने नहीं किया। तो क्लैरिटी प्लेज अ बिग रोल। जैसे गूगल मैप होता है, अगर मुझे कहीं जाना है और अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रुकना है, कहाँ शॉपिंग करनी है, तो क्लैरिटी नहीं है इसका मतलब। और क्लैरिटी नहीं है तो सेटिस्फैक्शन भी नहीं आएगा। तो क्लैरिटी, सेटिस्फैक्शन और मेंटल अवेयरनेस, ये सब बहुत बहुत साथ में जुड़े हुए हैं। तो सेटिस्फैक्शन इज वेरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्लैरिटी। मुझे क्लैरिटी है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, गोल्स क्या करने हैं, तो वहीं से सेटिस्फैक्शन आता है। सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज अ कंपैरिजन। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि शांति की तलाश में हम लोग घूम रहे हैं, और शांति का बहुत सरल सा रास्ता हमारे साथ में जुड़ी हुई जया भटीजा जी ने बता दिया है कि जब आप क्लियर हैं, आपको आपका लक्ष्य स्पष्ट नजर आ रहा है, तो जीवन में स्वतः सेटिस्फेक्शन आ जाता है, शांति कहीं वो आ जाएगी, आपको एक तसल्ली से मिलेगी, हाँ ये मैंने जो किया सही किया, सोच कर किया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस परम अध्यात्म जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके लोग खंडराव में जाते हैं, उसका पहला रास्ता यहीं से शुरू होता है, जिसका जिक्र अभी जया जी ने किया। मैं संयुक्ता जी की तरफ रुक करता हूँ। संयुक्ता जी, टफ टाइम भी होता है लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें समान ही गति से चलती रहें, कि बस एक धरातल है तो सब चले जा रहे हैं, कभी ऊंचा है कभी नीचा है, कभी अच्छाई है और कभी बुराई है। जब चुनौतीपूर्ण समय अगर चल रहा हो, तो उस वक्त जो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको बनाए रखना हो, तो ऐसी कौन सी जो रूटीन लाइफ है उनको हमें जीवन में शामिल रखनी चाहिए? राइट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि आई थिंक जो एक हैबिट जो लाइक मैं जब चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रही थी, जो मुझे हेल्प किया, इट वाज़ लाइक मेडिटेशन, थ्रू लाइक माइंडफुलनेस थ्रू मेडिटेशन। सो मैंने मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना था, लेकिन हमेशा सोचती थी कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं कैसे करूँगी, ये मेरे लिए नहीं है। पर एक लाइफ में ऐसा आया जो like I hit a particularly rough patch, and my mind was cluttered with worry, stress, self-doubt. So I was like कि क्या बिगड़ेगा, ट्राई कर लेती हूँ। सो एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने बैठी, टाइमर सेट किया 5 मिनट का, आंखें क्लोज की अपनी और मेडिटेट किया, अपने ब्रीदिंग पे फोकस किया। तो फर्स्ट जब स्टार्ट किया था तो माय माइंड रेस्ड इवन फास्टर देन यूजुअल। पर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मेरा those 5 minutes, they became like a sanctuary कि like it provided me calm amidst all the chaos of life. तो जब ये प्रैक्टिस लाइक कंटिन्यू किया, मैंने अपनी थिंकिंग पे एक फ़र्क नोटिस किया। देयर वाज़ अ चेंज इन माय थिंकिंग, इट शिफ्टेड, थॉट्स क्लियरर होने लगे एंड प्रॉब्लम्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगी। और जो हमेशा स्ट्रेस और वरी रहता था, वो एक कामनेस से काम फोकस एनर्जी से रिप्लेस हुआ। हियर आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड जर्नलिंग। जैसे मैं क्या करती थी कि उसी टाइम पे जर्नल करती थी एवरी इवनिंग कि आज दिन भर क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, चैलेंजेस क्या आए। तो वो करने से क्या हुआ कि इट जस्ट हेल्प्ड मी अनलोड माय थॉट्स। ऑल्सो इट गिव मी क्लैरिटी ऑन लाइक क्या एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज अदरवाइज डे टू डे में हम इतने क्लटर में रहते हैं। जर्नलिंग जस्ट हेल्प्स यू गेट दैट इनटू फोकस। तो मैं अगर एक बोलूँ जो भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगी कि जर्नलिंग और माइंडफुलनेस दोनों इंटीग्रेट करके अपने डेली रूटीन में ट्राई करें। माइंडफुलनेस लाइक मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका माइंड काम हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस वरी कम हो जाएगी। और जर्नलिंग से आपका थॉट्स प्रोसेस कर सकते हैं आप। और इमोशनल पैटर्न्स में ना यू विल गेन इनसाइट्स। This may seem like gyan, but then I guess just give it a try and just see how it works. बड़ी बात है कि यानी हमें रुपयों के खर्चों के साथ साथ में दिमाग में उठने वाले विचारों का जो खर्चा कब, कहाँ और किस तरह से किया, इसका ही पूरा लेखा जोखा रखें, तो हम लोग बेहतर परिणाम पा सकते हैं। ये कहना है हमारे साथ जुड़ी हुई संयुक्ता जी का कि आप अपने आप को किस तरह से और कैसे शाम तक लेकर आए हैं, इसका लेखा जोखा भी जरूर रखेंगे। दिन में आपने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, इन सवालों के जवाब जब आपको मिलने लग जाएंगे तो आप देखिएगा कि आप बेहतर व्यक्ति बनते जा रहे हैं। संयुक्ता जी का यही कहना है। और मैं प्रीति जी की तरफ एक बार फिर से
रुख करता हूँ। प्रीति जी, हम लोग सभी चाहते हैं कि अच्छे बने, माइंडफुलनेस भी हमारे अंदर हो, पॉजिटिविटी हमारे अंदर हो, हम लोग हाई एटीट्यूड भी हमारे अंदर हो, और हम लोग कटसी भी रखें, ग्रेटिट्यूड, मतलब तमाम अच्छी जितनी बातें कहते हैं ना, वो सब लोग अपने भीतर लेकर आना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आने लग जाती हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न हमारे जीवन के अंदर शामिल होने लग जाता है। इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि हम लोग जो सोच रहे हैं, कई बार तो अपने आप पे ऐसे झिझक ही हो जाती है, ऐसा करूंगा तो क्या सोचेंगे वाली सी बात हो जाती है ना। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए, कैसे कंट्रोल करें इस चीज को, जिससे कि हमारा जो पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो हो सके। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, यस, वी कैन नेवर अवॉइड दैट। वो कभी कभी आ जाता है, और लाइक इट डिस्टर्ब्स यू, यू नो, व्हेन यू आर इवन फोकस्ड ऑन, जस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू sit and face your emotions. What are you feeling within? Just try to understand that first and face it and feel it completely. And then after you feel that, then you need to pen down the thoughts. Journaling, जैसा संयुक्ता जी ने बोला, तो journaling, it's one of very good things which you can do when these negative patterns keep coming up. When you keep writing it down, so you yourself will understand, okay, whenever I go through this stressful moments, I'm getting this kind of negative thought. तो इट विल मेक यू मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। और उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड, what are the things you are grateful for in this life. So थोड़ा वो नेगेटिविटी कम करने के लिए, if we focus on that gratitude, then we will, when we count on the blessings, we will be really thinking, oh, we are so blessed. Somewhere in this busy literally rat race schedule of this life currently, like we are forgetting to count on the blessings which we have. सो थ्रू ग्रैटिट्यूड जर्नी, तो ग्रेटफुल, तो एक आप किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड हो, तो आप लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ होम, आई एम ग्रेटफुल फॉर फूड, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु डोंट इवन गेट फूड टू ईट, राइट? So if we list down all the things like for which we are grateful for, definitely we will be able to, like there will be a shift in the mindset. वो negative thought थोड़ा कम कर सकते हो, or you can shift your mindset towards a positive side. Also, you have to move your body, exercising, like बढ़िया। walking भी जाना है, 30 minutes walking भी जाना है, और like अगर डांस भी कर रहे हो तो भी ठीक है। तो थोड़ा तो आपका बॉडी थोड़ा मूव करेगा, तो ये नेगेटिव एनर्जीज इट विल ट्राई टू शिफ्ट इनटू पॉजिटिव एनर्जी। बड़ी बात कही है कि मूवमेंट होना ज़रूरी है, और आप अपने आप को सही जगह लेके जाएं, विश्वास के साथ में लेके जाएं। प्रीति जी की जो बात सुन के मुझे वसीम साहब का एक शेर याद है, फरमाते हैं कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफ़र कितना है। तो ये चरागों का सफ़र कितना है, ये तब पता चलेगा जबकि उसके भीतर एक ग्रेटिट्यूड पैदा हो। जिसके भीतर जितना ग्रेटिट्यूड, जितना आभार है, जिसका जिक्र प्रीति जी ने किया है, वो व्यक्ति उतना ही उन्नत है और उतना ही सफलता के प्रति है। क्योंकि जैसे ही वो सोचता है कि जीवन में उसे ये सब मिला है, तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता से दूर होने लग जाता है, प्रसन्न होता है। पाने की खुशी अलग ही होती है। उस पाने की खुशी को महसूस कीजिए। आप देखिए कि आप जीवन में सफलता के झूले पे झूल रहे हैं। तो मैं जया जी की तरफ रुख करता हूँ। जया जी, एक जो कहीं ना कहीं जो गोल सेटिंग जिसकी हम लोग बात करते हैं, अक्सर हम लोग जब भी कोई मोटिवेशनल क्लास लेते हैं या और जो चीज़ें करते हैं, तो एक बात बहुत कही जाती है कि गोल सेट करो, लाइफ में क्या करना है, गोल सेट करो, एक माइंड सेट को इस तरह से करो जिससे कि आप मेंटल क्लैरिटी को हासिल कर सकेंगे। तो मेंटल क्लैरिटी की क्या भूमिका होती है अपनी गोल सेटिंग के अंदर उसे अचीव करने को लेकर? देखिए, एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर ना। तो जब तक आप दिमाग को एक काम नहीं देंगे, एक फोकस नहीं देंगे, तब तक वो आपको साथ नहीं देगा। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया, माइंड इज लाइक अ स्लेव। टिल द टाइम यू डोंट टेल द स्लेव व्हाट टू डू, हाउ टू डू दैट, टिल दैट टाइम इट कैन डू एनीथिंग फॉर यू, एंड इट कैन बी हेल्पफुल एंड इट कैन बी बैड। सो मेंटल क्लैरिटी और गोल सेटिंग का वही रोल होता है। जब हम कहीं एक बड़ी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, लंबी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, तो माइंड, इट्स एन एग्जाम्पल कि आप इसको सेट करें कि हाँ, मैं यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे दोस्तों से मिलेंगे, यहाँ शॉपिंग करेंगे। ये गोल्स होते हैं। उससे एक तो फोकस रहता है, आप जर्नी को एंजॉय कर पाते हैं। आपको ये भी पता है कि मुझे कितना समय लगेगा, समय का उपयोग अच्छे से हो पाता है। आप जर्नी को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं और आप फोकस्ड रहते हैं, अपने टाइम को अच्छे से यूज कर पाते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, माइंड इज अ स्लेव। आप उसको जैसे चाहे यूज करना वैसे कर सकते हैं, और अगर उसको खाली छोड़ देंगे तो वो शैतान का घर बन जाएगा।
जी, यानी तो खाली मत छोड़ने दीजिए, उसको कोई न कोई काम दे के रखिए, उसे लक्ष्य दे के रखिए कि अभी लक्ष्य ये है। जब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो जो लक्ष्य उसे मिलता है आस-पास की हवाओं से, उसे ही वो स्वीकार कर लेता है और पता नहीं आस-पास की हवाएँ कैसी हैं, गर्म हैं कि ठंडी हैं, ये तो वक़्त तय करता है। तो उसे बता के चलिए कि वहाँ चलेंगे, उस मंज़िल पे आपको ये मिलेगा। अभी हमें कश्मीर की यात्रा है, तो ठंडक मिलेगी, अभी हमारी गोवा की यात्रा है, तो वहाँ पे जो समुद्री हवाएँ हैं, उनका रूबरू हमें होना रहेगा। तो ये बातें पहले से बता देते हैं तो मन उसी के ख्यालों में खोया रहता है, तो आस-पास की समस्याएँ उतना उसको परेशान नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संजुक्ता जी, मैं आपके पास इसी ओवरथिंकिंग के समाधान के लिए आता हूँ कि ओवरथिंकिंग है कि हम एक ही चीज़ को लेके बस सोचना शुरू करते हैं, तो पता नहीं शुरू कहाँ से करते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर वो कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव लाइफ़ चेंज की हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं, उसमें बड़ी दिक्कत करता है। इससे ओवरथिंकिंग से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अम, हाँ, ये मतलब आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट इन टाइम ना हम लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, और मोस्टली ये ओवरथिंकिंग अच्छे के लिए नहीं सोचते हैं। जब हम ओवरथिंक करते हैं, मोस्टली हम कभी पॉजिटिव बातें नहीं सोचते हैं। हमारा वो थिंकिंग पैटर्न, ओवरथिंक जो करता है माइंड, वो मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाता है। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग जो हमको करना चाहिए कि हमको रिकग्नाइज, 1 मिनट लेके रिकग्नाइज करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, लाइक टू इवन रिकग्नाइज कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं क्या, और हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं क्या। तो उसको ऑब्जर्व करके समझे, और सोचे कि जो हम ओवरथिंक कर रहे हैं, सपोज ओवरथिंकिंग में एज आई सेड नॉर्मली हम नेगेटिव सोचते हैं, तो विल थिंक कि ये लाइक कुछ फेलियर हो गया लाइफ में, तो हम सोचेंगे कि लाइक एक इंटरव्यू नहीं पास किया सपोज, ठीक है, तो हम सोचेंगे कि मैं तो अभी कभी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता हूँ, कर या लेता सकती, हूँ। मेरा यही सच है, मुझे ऐसे ही रहना है। तो तब वो आपको पकड़ना है खुद की ओवरथिंकिंग को, और उसको वहीं पे नम करना है, उसको चैलेंज करना है कि क्या ये एक्चुअली सच है। ये तो बस एक लाइफ का एक पल है, इट डज नॉट डिफाइन माई एंटायर लाइफ, राइट। तो उसको सोच के उसको चैलेंज करना है, और फिर अपने ओवरथिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करके उसको पॉजिटिव ये करना है कि ठीक है, चलो ये जॉब मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने कुछ सीखा है, वो सीख मुझे आगे हेल्प हो सकती है, करेक्ट। तो उसके इससे आप बोल सकते हो कि जस्ट लाइक पॉजिटिव अफर्मेशन से खुद को वो करना कि ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, हमको पॉजिटिव रहना है। आई थिंक और एक ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने पहले बोला, मेडिटेशन, इट हेल्प्स टू काम योर माइंड। सो व्हेन यू मेडिटेट, यू नो के इट लाइक अगर वो हैबिट आ गया, तो आप मेडिटेशन से खुद के ओवर थिंकिंग माइंड को काम कर सकते हो। I think these are some of the things, basically being aware. And when you are aware, understand what are you saying to yourself, because हम जो खुद को बोलते हैं ना, वो हमारी सच्चाई हो जाते हैं। जैसे इनर जो डायलॉग होता है, अगर हम खुद को बोलेंगे कि हम नाकामयाब है, कुछ कर नहीं सकते, तो वही होगा। तो उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आई थिंक दैट्स द लाइक पॉजिटिव अफर्मेशंस करके, आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट कुड वर्क। जी, 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 बड़ी बात कही। आपकी बातें सुन के मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। वो फरमाते हैं कि अगर खिलाफ है हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआँ है, कोई आसमान थोड़ी है। तो यहाँ पे ओवरथिंकिंग जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर संजुक्ता जी ने प्रकाश डाला है, वो कहीं न कहीं एक डर है, एक भय है कि चीज़ें, हालात, लोग अगर मेरे खिलाफ हुए तो क्या हुआ? अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक हम अपने आप ही ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करने लग जाते हैं जिसका कोई ओर-छोर नहीं होता। जबकि सब जानते हैं कि जीवन वर्तमान में जिया जा सकता है, ना भूतकाल में और ना ही भविष्य काल में। तो वर्तमान में जीना बेहद ज़रूरी है। जब हम उसी के अनुसार रहते हैं तो ही आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। तो सिर्फ़ आगे की तरफ बढ़िए, मत सोचिए, क्योंकि जो अगर परिस्थिति कोई आएगी भी तो वो सिर्फ़ धुआँ है, जिसमें अगर आप 2 कदम आगे चलेंगे तो वो मिट जाएगा। कोई आसमान नहीं है कि आपको निगल जाएगा, आपके ऊपर फट पड़ेगा। तो परिस्थितियों को समानता से लें। जैसे सुख आया वो चला गया, वैसे अगर दुःख जीवन में है तो वो भी चला जाएगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद है। प्रीति जी की तरफ रुख करता हूँ। प्रीति जी,
जीवन परिवर्तन के दौरान जो हम लोग जो बात करते हैं कि लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मेंटल क्लैरिटी की जो हम लोग जो बात करते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी कई बार हम लोग देखते हैं कि हम उतने सक्सेस नहीं हो पा रहे होते। तो किस तरह से हमारे भीतर एक रेजिलियंस डेवलप करें हम लोग, जिससे कि अगर सेटबैक्स हमारी लाइफ में आ रहे हो तो उनका हम लोग मुकाबला कर सकें? तो फर्स्ट वी नीड टू ट्रस्ट एंड बिलीव इन आवरसेल्फ। अगर हम लोग के ऊपर बिलीव नहीं करते तो कुछ भी काम नहीं कर सकते ठीक से, है ना। सो फर्स्ट वी शुड ट्रस्ट एंड बिलीव इन आवरसेल्फ एंड देन वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। ये सिचुएशन, ये मोमेंट क्या मेरे को सिखा रहे, व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच मी। तो वो चैलेंज के इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट एज अ चैलेंज, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच यू। आप उसमें से सीख जाते हो, लाइक क्या वो आपको टीच कर रहे हैं, एंड देन यू कैन टेक एक्शन। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, हमेशा चैलेंजेस होते हैं। सो इवन इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, हाउ यू टेक एक्शन एंड you show up for yourself every day consistently. That's all it like how you can that's how you can develop the resilience. एंड ऑल्सो एक और बात, आप तो पूरी तरह से एक डिवाइन पावर है, उसको ट्रस्ट करके बस यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ completely with faith and trust that okay, the things will get better for me. So that's how you can develop the resilience and handle through the setbacks. बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है। प्रीति जी के जरिए इन्होंने कहा है कि जिस समय को आप समस्या समझ रहे हैं वो समस्या आखिर है ही नहीं, वो या तो आपके लिए सीख है या फिर सफलता है। तो यानी दोनों केस में जीत आपकी पक्की है, या तो आप निखरेंगे या फिर आप कोई लक्ष्य हासिल कर लेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप कुछ न कुछ तो पाते जरूर है। अब आप भी तो जानते हैं कि जब कुछ पाते हैं तो कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत खोना ही पड़ता। तो हो सकता है कि उस केस में हमें थोड़ा सा कुछ खोना भी पड़ रहा हो, लेकिन हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। तो उस कीमत को समझिए, उस कीमत का मोल पूरा पूरा आप यूज कीजिए, उसको सही मायने में अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई चीज अगर आप एक रुपया देकर, दाम देकर लेकर आए हैं तो फिर उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे उस सबक का, उस सीख का भी पूरा इस्तेमाल कीजिए जो आपको उस घटना के जरिए, उस समस्या के जरिए मिली है। जब आप हासिल कर लेते हैं तो आप देखिए कि आप एक बेहतर इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं। और जया जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ। तनाव की हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो हार्ड टाइम उसकी जो बात करते हैं, तो उसके अंदर जो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसके अंदर बहुत सारे चेंज आने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी जो मेंटल क्लैरिटी है उसको कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा पेशा है, ये मेरा फ्यूचर है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कैसे क्लियर रख सकते हैं, भैया चाहे जो भी हो मेरा गोल तो यही ही रहेगा? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, क्या चीजें आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, क्या चीजों के बिना काम नहीं चल सकता, वो समझना बहुत जरूरी होता है। और ये समझना जरूरी होता है कि मेरा ट्रिगर क्या है, क्या चीज मुझे तंग कर रही है, क्या चीज मुझे भटका रही है अपने फोकस से। और जब ये क्लैरिटी हो जाती है कि मेरा ट्रिगर क्या है और मेरी वैल्यूज क्या है, तो डिसीजंस लेने आसान हो जाते हैं। फिर आप क्राइसिस को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो, बिकॉज हम लोग रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स रिएक्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो वो रिएक्शंस आता है ट्रिगर से। अगर ट्रिगर समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि जो ट्रिगर हमें कर रहा है वो बाहर की कोई चीज ट्रिगर नहीं कर रही, वो हमारे अंदर ही कुछ है जो हमें ट्रिगर करता है, और उस चीज को समझ लेना कि मेरी ऐसी क्या बात है जो मुझे ही परेशान कर रही है, चीजों को आसान कर देती है। तो अपनी क्लैरिटी ऑन योर ट्रिगर्स एंड वैल्यूज हेल्प्स यू गेट क्लैरिटी अबाउट डिफिकल्ट। हर सिचुएशन का हल होता है और कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, ना अच्छी ना बुरी। तो कैसे उससे हमें उस टाइम को हमें निकालना है विदाउट रिएक्टिंग इज इम्पोर्टेंट। जी, बड़ी बात है कि यहाँ पर एक जो बड़ी बात निकल कर आई है कि आपको अपने वैल्यूज के ऊपर टिका हुआ रहना बहुत जरूरी है। जब आप अपने वैल्यूज पे टिके रहते हैं तो आप भटकते नहीं हैं। मुझे इस बात को देखिए भगवान श्री राम के जीवन का एक प्रसंग याद आता है जिसको यहाँ साझा करना चाहूंगा। भगवान श्री राम वनवास पे जा चुके हैं, भरत भैया उनको लेकर वापस आना चाहते हैं। भरत भैया उन्हें बहुत सारे प्रलोभन ही कहूंगा, अब तो उन शब्दों को वो देते हैं कि मैं आपके चरणों में सोया हुआ हूँ, मैं अपनी क्षमा भी मांगता हूँ, या और जो चीज़ें तमाम चीज़ें होती हैं उनकी माताएं वो भी उनसे वापस चलने के लिए कहती हैं।
लेकिन उस वक्त जो मेंटल क्लैरिटी की बात करते हैं, जो वैल्यूज जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी जया जी ने किया है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण भगवान श्री राम के जीवन के जरिए हमें वहाँ पर मिलता है। वो फरमाते हैं वहाँ पर, वो कहते हैं कि कर्तव्य जिसकी हम बात करते हैं, जो मर्यादाएं जो हमें जीवन में मिली हैं, वो कोई आदान प्रदान वाली वस्तु नहीं है कि मेरी जगह तुम कर लो और तुम्हारी जगह मैं कर लूँ। क्योंकि भरत जी उस वक्त यही कहते हैं कि आप जाओ और रात का संभालो और मैं यहाँ पर वनवास काट लेना हूँ, अगर वनवास काटना जरूरी है आपके लिहाज से। तो उस वक्त ये जो प्रसंग मुझे लगता है हमेशा प्रेरित करता है कि कोई भी मर्यादा, कोई भी कर्तव्य, कोई व्यापार नहीं है जिसके साथ समझौता किया जा सकते। तो जिस व्यक्ति में अपने मूल्यों के प्रति इतनी निष्ठा होती है, वही व्यक्ति एक दिन आगे बनकर श्री राम बनते हैं। तो आप और हम सब अपने व्यक्तित्व को आगे और बहुत आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जया जी जैसा बताया, अपने मूल्यों पे टिका रहना जरूरी है। तो आप और हम सब लोग मूल्य पर टिके रहेंगे तो निसंदेह अपनी सफलताएं अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और आखिरी सवाल कार्यक्रम का, क्योंकि समय बस इतना सा ही होता है हमारे पास में, संयुक्ता जी आपके पास में आता हूं। तकनीक अभी हम पर हावी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नई नई चीजें हमारे ऊपर आ रही है, हम लोग देखते हैं कि सारा दिन लोग मोबाइल के ऊपर ही बिता देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि तकनीक हम पर हावी है, तो हम इन पर कंट्रोल करेंगे तब हो सकता है कि अलग शब्द भी इस्तेमाल करो। अभी मैं ये कहूँगा तकनीक का जमाना है, कलयुग जिसे कहते हैं हम लोग, कल कारखानों का जमाना, तकनीक का जमाना है। तो इस तकनीक का हम लोग यूज कहें, प्रयोग कहें, किस तरह से करें ताकि हमारी जो मेंटल क्लैरिटी है वो बनी रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये चीजें ऐसी जो हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है, हमें फोकस भी कर सकती है। सही कहा आपने। मतलब टेक्नोलॉजी आई थिंक आजकल एक डबल एज सॉर्ड है, तो मेंटल क्लैरिटी और मेंटल हेल्थ के लिए ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हमको हेल्प भी कर सकती है। जैसे आजकल बहुत सारे एप्स हैं जो जिसको मेडिटेशन, जर्नलिंग उसके लिए लोगों के लिए अवेलेबल है, और गाइडेड मेडिटेशंस ऑफर करते हैं, मूड ट्रैकिंग, इवन थेरेपी सेशंस ऑनलाइन हो सकती है विद लाइसेंस प्रोफेशनल्स। तो वो सब आई थिंक मेंटल हेल्थ या क्लैरिटी के लिए अच्छा है। पर एक और है, लाइक बहुत सारे ऑनलाइन कम्युनिटीज भी है जिससे लोगों को हेल्प हो सकती है, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स या जो भी उनके क्वेश्चंस है वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली दोज जो आइसोलेटेड फील करते हैं। पर जैसे आपने बोला, टेक्नोलॉजी का एक फ्लिप साइड भी है, राइट? जैसे सोशल मीडिया, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन सब में देखते हैं लोगों के लाइव्स, हाइलाइटेड रील्स देख के हमको लगता है कि हमारा लाइफ भी उनकी तरह हो, तो हम कंपेयर करते हैं, हम इनएडिक्वेट फील करते हैं, फिर एंग्जाइटी होती है, वरी होती है, हमको लगता है कि हम अपने लाइफ से बेसिकली डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो सोशल मीडिया में होता है वो हमेशा सच नहीं होता है, वो एक लाइक ग्लैमराइज लाइफ है जो सच नहीं है। बट देन लोगों को, स्पेशली आई थिंक यूथ को, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और आई थिंक ऑल्सो अनदर बात है कि जो स्क्रीन टाइम होता है, राइट, तो वो हम इतने रात को देखते रहते हैं, हम रील स्क्रॉल करते करते हम भूल जाते हैं, 5 मिनट की जगह पे हम 1-2 घंटा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम टाइम पे सो नहीं रहे हैं, तो हमारा स्लीप और ओवरऑल लाइक वेलबीइंग अफेक्ट करता है वो, है ना? आई थिंक अनदर डाउनसाइड जो है कि हम कभी ना टेक्नोलॉजी से अवॉइड करते हैं। सपोज हमारा लाइक कुछ लाइफ में इश्यूज है या मेंटल हेल्थ इश्यूज है या वर्क लाइफ में कोई इशू है, वो सॉल्व करने से जगह ना टेक्नोलॉजी को हम डिस्ट्रैक्शन की तरह लेते हैं कि हम गेम खेलते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लाइक गेटिंग टू द रूट कॉज, राइट? So I think nutshell में बोलना है तो technology, it can obviously can be a powerful tool, right, for improving mental clarity. It can help you, but ये balance है कि important है कि हम technology mindfully use करें, हम जो resources वो offer करता है उसका advantage ले, पर like mind में aware रहे कि when it might contribute to our stress or anxiety, लाइक हमको वी कैन सेट बाउंड्रीज, लाइक सोशल मीडिया टाइम, खुद के लिए एक अलार्म रख सकते हैं कि मैं दिन में सिर्फ आधा घंटा ही स्क्रॉल करूंगा, या मैं इस टाइम पे सोऊंगा फॉर श्योर, और बेड टाइम से 1 घंटे पहले मैं सोशल मीडिया या कोई भी लाइक फोन यूज नहीं करूंगा या बेड से दूर रखूंगा, सो दैट यू नो these are some boundaries we can set for ourselves so that you can use technology without the downsides. Like I think finally it's all about like finding that sweet spot
लाइक वेयर टेक्नोलॉजी हमारे मेंटल हेल्थ को या मेंटल क्लैरिटी के लिए हेल्प हो रादर देन उसको अंडरमाइन करे. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट बैलेंस, लेकिन हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं आई गेस इसके लिए. जी जी जी, बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण सी बात यहाँ संयुक्ता जी के जरिए निकल कर रही है, अनुशासन, डिसिप्लिन. चीज़ें ज़रूरी हैं और जो चीज़ें तकनीक बन रही हैं वो हमारी उन्नति के लिए ही बन रही हैं. तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप उनसे दूर हों, क्योंकि तकनीक नहीं होती तो हम बैठ के इतनी दूर जगह बैठ कर संयुक्ता जी कहाँ हैं, जया जी कहाँ हैं और प्रीति जी कहाँ हैं, लेकिन हम उसके बावजूद सब लोग मिलकर एक मन से आपके सामने अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं. इसी तकनीक का ही फायदा है. तो तकनीक को बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन तकनीक का संतुलन के जरिए प्रयोग करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अनुशासन बांधता नहीं, समाता है. जब आप अनुशासन के जरिए चलते हैं तो आप बेहतर होते हैं. तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के अतिथि जिन्होंने इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें, कैसे माइंड की जो मेंटल क्लैरिटी की बात करें उसको बढ़ा सकते हैं और उसको आगे अपने जीवन में और बेहतरी से चीज़ों को यूज कर सकते हैं. साथ ही मुझे मोहसिन नकवी का एक शेर याद आ गया है. वो फरमाते हैं कि हम अपनी धरती से अपनी हर शब्द खुद तलाशें, हमारी खातिर कोई सितारा नहीं चलेगा. बात यह है कि भीतर मोटिवेशन होना ज़रूरी है, एक मकसद का मोटिवेशन कि आपको ज़िंदगी में चाहिए कि हमारे सभी अतिथियों ने एक ही बात एक साथ कही है कि जब आपका मकसद आपका मोटिवेशन बन जाता है तो आपको फिर किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती. सारी क्लैरिटी की बात करें, सारी फोकस की बात करें, खुद ब खुद आपको मिल जाता है. तो जब शुरू में जो बात उठी थी कि क्यों, उस क्यों को जब आप कब तलाश करें, आप देखिए आपकी सारी क्लैरिटी है आपके सामने होगी. बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे दर्शकों का जो इस कार्यक्रम को देखेंगे और अपने जीवन के अंदर इसमें आपको सबक दिया है उसको जरूर उतारें. अभिनंदन. पुनः मिलेंगे इस मंच के ऊपर, लेकिन अभी एक विराम का समय हो चुका है. धन्यवाद. थैंक यू.